हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएसई 2022 में यह एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसे डिस्कस करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में 3 से 4 कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा कि रियल और नॉमिनल ये क्या होता है। कई बार हम रियल और नॉमिनल जीडीपी के टर्म में पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट के टर्म में पढ़ते हैं, और बहुत सारे इकोनॉमी में टर्म होते हैं जहाँ रियल और नॉमिनल आता है। उसके अलावा आपको ये भी जानना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है और नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसे हम साधारण भाषा में नॉमिनल इफ़ेक्टिव रेट एंड रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये 2 टर्म होता है। ये आपको जानना पड़ेगा। पहले तो आपको जानना पड़ेगा इसका, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा होता है उसका वर्ड ब्रेकडाउन। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट जानने के बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। और अगर आप इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट को जानते हैं तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन है कि नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है और रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ का कॉन्सेप्ट जानना होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हम ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको जानना पड़ेगा वो है कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है। हमारी जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस होती है अदर कंट्री से, वो क्या होता है और उसका नीड और रीड से उस पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा आपको ये जानना पड़ेगा कि रीड और नीड इन दोनों पर क्या कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का क्या असर पड़ता है जब ये डोमेस्टिक इन्फ्लेशन से बढ़ता है या घटता है। ओके, दैट मीन्स इन्फ्लेशन का नीड और रीड पर क्या असर पड़ता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज रेट, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमी में जब हम लोग एंशिएंट टाइम में थे तो एक्सचेंज करते थे, जैसे 10 किलो गेहूं के बदले 15 किलो चावल, ये क्या था, एक्सचेंज था। जबकि मॉडर्न टाइम में जब हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं तो वो मुद्रा का एक्सचेंज रेट होता है। फॉर एग्जांपल, $1 को ख़रीदने के लिए अगर मार्केट में हमें 80 रुपया खर्च करना पड़ता है तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा। एक्सचेंज रेट क्या होगा, या तो इसे बोल सकते हैं $1 = 80 या 1/80 डॉलर पर रुपीज़, ये बोल सकते हैं। परंतु स्टैंडर्ड जो रेट है ये है कि फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अर्थात $0.0125 पर रुपीज़, ये क्या हुआ, हमारा एक्सचेंज रेट हुआ। ओके, इसी तरह से अगर दूसरी मुद्रा जैसे यूरो में, दिनार में, सभी का हम एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा टर्म है, जब भी आपको कोई एक्सचेंज रेट बोले तो हम डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी निकालेंगे कि कितने डॉलर बराबर 1 रुपीज़, यही हमारा एक्सचेंज रेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर $1 मार्केट से 80 रुपया में ख़रीद सकते हैं तो हमारा एक्सचेंज रेट होगा $1/80 पर रुपीज़। तो आप देख रहे हैं $1/80 पर रुपीज़ मतलब हो गया $0.0125 पर रुपीज़। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ट्रेड जो है वो बहुत सारे कंट्रीज से करते हैं, और सारी कंट्रीज तो डॉलर नहीं लेती है। जैसे रसिया तो डॉलर में ट्रेड नहीं करती है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्विफ्ट को बैन कर दिया गया है। इसी तरह चाइना की भी अलग करेंसी है। तो जितने कंट्री से हम ट्रेड करते हैं सबकी अपनी करेंसी है और सबका अपना एक्सचेंज रेट है। ओके, एंड सारे को रुपीज़ में हम
ट्रेड करते हैं या रुपीज़ में कन्वर्ट करके ही उससे ट्रेड कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि किससे हम कितना ट्रेड करते हैं, कितना प्रतिशत। ओके, एंड जैसा कि मैथमेटिकल टर्म में जानते हैं कि उसका भार कितना है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 20% ट्रेड करते हैं तो 20/100 इंटू उसका एक्सचेंज रेट क्या है यूएस का, प्लस इसी तरह से सारी कंट्री का अगर हम करेंगे फिर उसका मीन लेंगे तो क्या होगा, हमारा इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट देगा हमें। हालांकि मैथमेटिक्स में उतनी जाने की आवश्यकता नहीं है, इसका इक्वेशन आरबीआई की वेबसाइट पर आपको इजीली मिल जाएगा। परंतु हमें बस ये समझना है कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है और सबके साथ एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता है। उन सभी का मीडियन निकालेंगे या मीन निकालेंगे तो वो हमें इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट देगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है नॉमिनल और रियल। नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट से हमारा क्या तात्पर्य है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियोज लेते हैं जहाँ कि हम मानते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ बर्गर का प्रोडक्शन होता है और एक बर्गर को ख़रीदने में इंडिया में 40 रुपया लगता है, वहीं यूएसए में $1 लगता है। ओके, तो इस टर्म में एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पीपीपी अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए का एक सिटीजन $1 लेकर आता है तो उसे इंडियन मार्केट में 80 रुपीज़ मिलेंगे और उससे वो 2 पिज्जे खरीद सकते हैं। जबकि अगर यही सिटीजन अगर यूएसए में पिज्ज़ा खरीदेगा तो उसे एक ही पिज्ज़ा मिलेगा। ओके, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका क्या हुआ कि यूएसए में उसे कितना प्रोडक्ट मिल सकता है। यहाँ हम सिर्फ पिज्ज़ा को हाइपोथेसिस में ले रहे हैं, एक पिज्ज़ा अपॉन यहाँ कितना मिल रहा है 2 पिज्ज़ा, अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है 1/2। अब समझते हैं कि परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे। परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट निकालने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि हम यहाँ रुपीज़ को नहीं वस्तु को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पिज्ज़ा खरीदने के लिए यूएसए में $1 लगता है, जबकि एक पिज्ज़ा खरीदने के लिए इंडिया में 40 रुपया लगता है। तो परचेजिंग पावर पीपीपी एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ 1/40। ओके, दैट मीन्स $0.025 पर रुपीज़। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पीपीपी एक्सचेंज रेट को क्या लिख सकते हैं, अब्रॉड प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस। अब्रॉड प्राइस अपॉन डोमेस्टिक प्राइस, जैसा कि आप देख रहे हैं अब्रॉड प्राइस क्या था $1 अपॉन डोमेस्टिक प्राइस क्या था 40 रुपीज़, अर्थात 1/40 पर रुपीज़। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट रियल एक्सचेंज रेट को समझेंगे कि क्या होता है। जैसा कि हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट समझ चुके हैं और पीपीपी समझ चुके हैं, तो रियल एक्सचेंज रेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट अपॉन पीपीपी, अर्थात यहाँ रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था नॉमिनल एक्सचेंज रेट 0.0125 और ये यहाँ किया है पीपीपी 0.025, दैट मीन्स 1/2। तो हमारा इस केस में रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा 1/2, दैट मीन्स 0.5। जैसा कि आपने देखा भी था कि यूएसए में एक बर्गर और इंडिया में आपको 2 बर्गर मिल रहा था। यूएसए में और इंडिया में आपको 2 बर्गर मिल रहा था। अगर ये बर्गर $1 में और यहाँ आपको एक बर्गर 40 में मिल रहा था और नॉमिनल एक्सचेंज रेट यहाँ क्या था मार्केट में 80 रुपीज़। इस तरह से आपने देखा कि रियल एक्सचेंज रेट ये यहाँ क्या है 1/2, अर्थात
इंडिया में आपको यूएसए से 2 गुना सामान मिलेगा अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट यही प्रिवेलिंग किया तो। आशा है कि आप रियल एक्सचेंज रेट समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि यूएसए में आपने देखा कि एक पिज़्ज़ा मिल रहा था जबकि इंडिया में 2 पिज़्ज़ा मिल रहा था। दैट मीन्स कोई भी सिटीजन जिसके पास $1 है वो यूएसए से पिज़्ज़ा नहीं खरीदेगा अगर क्वांटिटी और क्वालिटी अगर सेम ही हो, तो वो इंडिया से पिज़्ज़ा खरीदेगा। ओके, दैट मीन्स इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है। जबकि अगर एक्सचेंज रेट चेंज हुआ और यूएसए में मान रहे हैं कि हम 2 पिज़्ज़ा मिलने लगा जबकि इंडिया में 1 पिज़्ज़ा, तो कोई भी यूएसए का सिटीजन्स यूएसए से पिज़्ज़ा खरीदना चाहेगा, इंडिया से वो नहीं खरीदेगा। दैट मीन्स इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घट गया। एक और जो कॉन्सेप्ट है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। रुपीज़ फॉर एग्जांपल आज $1 इक्वल टू 80 मार्केट में ट्रेड हो रहा है और कल $1 इक्वल टू 78 हो गया। दैट मीन्स रुपीज़ का एप्रिसिएशन हुआ। जबकि अगर डे आफ्टर टुमारो $1.82 हो गया तो हम बोलेंगे रुपीज़ डेप्रिसिएट किया है। ओके, तो आपने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कहने का मतलब समझ गया होगा। पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीड में अगर इंक्रीज होता है तो उसका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ पे क्या असर पड़ता है। इस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर रुपीज़ एप्रिसिएशन होता है तो उसका एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ता है, और अगर रुपीज़ डेप्रिसिएट होता है तो उसका एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ता है। अर्थात जब $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ था तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या था 0.0125, जबकि $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ था तो हमारा एक्सचेंज रेट था 0.0142। हमने देखा कि जब रुपीज़ एप्रिसिएट हो रहा है, जब रुपी एप्रिसिएट हो रहा है तो हमारा एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में अगर संख्या घट रहा है, 80 से 70 हो रहा है, तो वो उसका वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अर्थात रुपीज़ अगर एप्रिसिएशन हुआ रुपीज़ में तो एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होगा। और एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज हुआ तो जानते हैं कि हम वर्ल्ड का ट्रेड क्या होता है मोस्टली डॉलर में है। अगर डॉलर के मामले में एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम मान सकते हैं कि अगर एन इंक्रीज इन नीड इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, ये कम्प्लीटली क्या है, मेरा ऑप्शन सही है। ओके, एंड डेप्रिसिएट, यहाँ देख रहे हैं डेप्रिसिएट होगा तो 1/80 पहले केस में और दूसरे केस में 1/90। आप जानते हो कि डेप्रिसिएट होगा तो 1/80 1/90 एंड 1/80 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 1/90। सो डेप्रिसिएट होगा तो एक्सचेंज रेट भी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट होगा। दैट मीन्स एक कंक्लूजन अब हम याद रख सकते हैं कि रुपीज़ का एप्रिसिएशन मीन्स एक्सचेंज रेट का बढ़ना, रुपीज़ का डेप्रिसिएशन मीन्स एक्सचेंज रेट का घटना। ओके, ऑप्शन दो में पूछा गया है कि रीढ़ और ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, इस दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि रीढ़ इंक्रीज होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ता है, ये पूछा गया है। तो हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में, पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल में, जहाँ यूएसए में 1 पिज़्ज़ा जबकि इंडिया में सेम प्राइस में 2 पिज़्ज़े मिल रहे थे, तो रीढ़ था हाफ। अब अगर हाफ बढ़ के 1 हो जाए फॉर एग्जांपल, दैट मीन्स यूएसए और इंडिया में 1-1 पिज़्ज़ा मिलने लगा। यूएसए और इंडिया दोनों जगह 1-1 पिज़्ज़ा मिल रहा, तो क्या ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा? नहीं, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस तो यहाँ घट गया। क्योंकि फिर अगर दोनों जगह 1-1 पिज़्ज़ा मिल रहा है तो यूएसए का सिटीजन इंडिया क्यों आएगा पिज़्ज़ा खरीदने?
क्योंकि इंडिया आने पे उसको बहुत सारे ट्रेवल कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, इसीलिए इस मामले में ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घट गया। दैट मीन्स अगर रीढ़ बढ़ रहा है, रीढ़ बढ़ रहा है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा, जबकि अगर रीढ़ घट रहा है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस केस में रीढ़ हाफ था, जबकि अगर ये 1/4 हो जाए तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ अब एक पिज्जे के बदले इंडिया में 4 पिज़्ज़ा मिलने लगेगा, और 4 पिज़्ज़ा मिलने लगेगा तो यूएसए के सिटीजन्स इंडिया से पिज़्ज़ा खरीदना पसंद करेंगे, न कि यूएसए से। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। इस तरह से ये उल्टा दिया हुआ है, एन इंक्रीज नहीं, यहाँ ये डिक्रीज इन रीड होगा, तभी ये सही होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 को डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज कॉजिंग एन इंक्रीजिंग इन डाइवर्जेंस बिटवीन नीड एंड रीड। जैसा कि हम देख चुके हैं कि रीढ़ पे इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है। अब उस एग्जांपल में जहां हम ले रहे थे कि यूएसए में 1 पिज़्ज़ा मिल रहा है और इंडिया में 2 पिज़्ज़ा मिल रहा है, तो यहाँ $1 में ये मिल रहा था, यहाँ 40 का 1 पिज़्ज़ा मिल रहा था, जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या था, प्रिवेलिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 = 80। ओके, अब मान रहे हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है कंपेयर टू यूएसए, तो पिज़्ज़ा का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। पिज़्ज़ा का दाम बढ़ गया, यहाँ 40 के बदले अब ये 50 रुपये का 1 पिज़्ज़ा हो गया। तो यूएसए का सिटीजन्स क्या होगा, यहाँ 2 पिज़्ज़ा नहीं खरीद पाएगा, वो कम पिज़्ज़ा खरीद पाएगा। मान रहे हैं कि 1.75 पिज़्ज़ा वो खरीद पा रहा है। तो इस तरह से हमारा रीढ़ 1.2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1.2 से कम हो जाएगा। ओके, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, मतलब अगर रीढ़ को हम प्लॉट करें ग्राफ पे, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो रीढ़ क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा तो $1 में 1 पिज़्ज़ा जितना में यूएसए में मिलेगा, उतना ही पिज़्ज़ा एक इंडिया में भी मिलेगा। फिर हमारा ट्रेड कम्पिटिटिवनेस क्या होगा, 0 हो जाएगा। जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है रिलेटिव टू अदर कंट्रीज़, तो हमारा डाइवर्जेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। इस टाइप से हमने देख लिया कि ऑप्शन 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। आशा है कि आप इसी क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझ गए होंगे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड मैंने कई सोर्स को रेफ़र किया, तब जाकर मुझे ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। आशा है कि आप अगले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पर, आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।